गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि आपकी सुबह को बेहतरीन करने के लिए और आपकी सुबह में चार चांद लगाने के लिए लेकर आते हैं हम आपके लिए ऐसा शो जो आपका मन पसंदीदा होता है, और उस शो के अंदर होती हैं आपके लिए ज़बरदस्त सी टिप्स और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ जिनके साथ आप मिलना चाहते हैं। लेकिन व्यूअर्स, जो आज का हमारा शो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आज हम मेहंदी की रात खैर मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि एक क्लू दिया है मैंने आपको कि आज के इस शो में होने क्या जा रहा है। और आप मेरा ड्रेस देख के भी कुछ समझ आया कि मैंने आज क्यों पहना हुआ येलो येलो लाइक डर्टी फेलो। सुना तो होगा आप लोगों ने, लेकिन येलो जैसे कि आपको पता है कि मेहंदी का एक कलर है और मेहंदी के लिए पहना जाता है। ज़्यादा बताते नहीं आपको। और इसके साथ साथ आपके साथ एक और बात शेयर करती चलूँ कि आज जो हम शो करने जा रहे हैं और जो हमारे मेहमान हैं, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत नाम है उनका, और नाम भी उनका जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और दो बहन भाई, इससे पहले तो मेकअप आर्टिस्ट आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जब दो बहन भाइयों का सवाल आता है तो ये बहुत बड़ी एक लाइक ऐसी बात होती है कि लोग सोचते हैं यार दो बहन भाई मेकअप आर्टिस्ट कैसे हो सकते हैं। आज की जो मेरी पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों बहन भाई हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। अगर मेरे पहले गेस्ट का मैं आपके साथ तारुफ करवाती चलूँ तो उनका नाम वाजिद खान है, और वाजिद खान मेकअप आर्टिस्ट है, यानी कि उनकी स्पेशलिटी जो है मेकअप के अंदर है। और ये आप मेरा मेकअप भी देख सकते हैं, जो एक लाइक कह सकते हैं कि सॉफ्ट सी टच उन्होंने जो मुझे दी है, ये भी वाजिद ने ही किया है आज का मेरा मेकअप। और उनकी जो सिस्टर है रबी खान, यानी कि राबी खान उनका नाम है। और लाइक वो हेयर वैसे तो ओवरऑल ऑल राउंडर है, लेकिन उनके साथ साथ जो है क्या कहते हैं हेयर स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम मेकअप के बारे में भी बात करेंगे और हेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे और जानेंगे नई टेक्निक्स। लेकिन उसके अलावा एक और भी सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो भी आपको देंगे आज इस शो में। तो आप लोगों ने शो को पूरा देखना है। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और बात करते हैं उनके साथ और जानते हैं आपकी मन पसंदीदा बातों को और वो बात जो आप जानना चाहते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो बहन भाई एक सिटी से यानी कि इस्लामाबाद से हमारे साथ आज मौजूद है हमारे स्टूडियो में। उनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? व्यूअर्स, उनके साथ बैठी हुई हैं उनकी सिस्टर भी, राबी खान। वैसे पहले भी मैंने नाम उनका रब्बी बोल दिया था, लेकिन राबी खान उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम राबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? माशाल्लाह प्यारी लग रही है। ये जो आपने कहा ना प्यारी लग रही है, मतलब लाइक मैं कहना चाह रही थी और ये आपने भी कह दिया, तो वो आप कोटा पूरा कह रही है कि मुझे अगेन में बोलना चाह रही थी। अब ऐसा ही है, बस सेम टू यू बोल देते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपको बताएं कि लड़कियां और मतलब गर्ल्स जब एक दूसरे की तारीफ करती है ना तो समथिंग फिशी ऐसा होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी राबी के साथ फर्स्ट मुलाकात है तो नथिंग एल्स, कोई फिशी नहीं है। बस वो मुझे जब आई थी स्टूडियो में एंटर हुई थी, मैंने कहा शी इज़ लुक लाइक प्रीटी, तो इसलिए फिर मैं उनको जैसे ही मतलब उनसे मेरी हेलो हाय हुई तो मैंने उनसे बात कर ली। खैर चलते हैं, थोड़ा सा इनकी जर्नी की तरफ जानते हैं। अच्छा वाजिद, मुझे ये बताएं कि जैसे मेकअप आर्टिस्ट, चलें आपकी सिस्टर तो राबी कर रही है, लेकिन लाइक एक लड़के के लिए मेकअप आर्टिस्ट बनना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो कैसा था, अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए, कैसे आप इस फील्ड में आए, कौन लेकर आया और फिर कहाँ से सीखा, तो ये सारी चीज़ें बताइए प्लीज़। बहुत मुश्किल रहा था एक्चुअली। मैं स्टार्ट लिया था मैंने मेहंदी से, मेहंदी के पेंटिंग्स वगैरह करता था स्कूल टाइम में, और उसके साथ फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा मैंने मेहंदी सीखी, मेहंदी में इंटरेस्ट लिया। उसके बाद मेहंदी के बाद फिर मेरी अम्मी की कज़न सिस्टर है, मेरी खाला लगती हैं, सायरा नाम है उनका, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कुछ चीज़ों के साथ, मेकअप्स वगैरह के साथ, और फिर उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उसके बाद मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ वगैरह किए इस फील्ड के, और फिर फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे इसमें, ख़ासकर मेरी मामा का, मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, जिनकी वजह से मैं आज इस स्टेज पर हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं वाजिद कि आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है या अभी कर रहे हैं? जी कंप्लीट बस कर भी ली है और साथ साथ कर भी रहे हैं एक किस्म की, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं होता कि या स्टडी को टाइम दें या वर्क को टाइम दिया जाए, तो ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ लगी रहती हैं।
एक्चुअली अच्छा, वैसे कहते हैं एज और सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपसे एज पूछूंगी, सैलरी नहीं पूछूंगी। एज बताएं अपनी। सैलरी तो खैर मेरी है नहीं, क्योंकि मेरा अपना खुद का सैलून है। और एज मैं आपको असली बताऊँ या नकली बताऊँ, 27 ईयर्स। 27 ईयर। अच्छा, कभी ये नहीं हुआ कि फैमिली में किसी ने कहा कि यार तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, तुम मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों? मतलब कभी ऐसा हुआ किसी की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया हो, या फैमिली की तरफ से ये सुनने को मिला हो? ना, एक तो होते हैं पेरेंट्स, होते हैं पेरेंट्स के अलावा जो हमारे मामे चाचा फूफे ताए होते हैं, वो लोगों को थोड़ा सा होता है यार ये। हाँ जी, काफ़ी सुनने को मिलता था और लोग कहते भी थे, और कज़न्स भी कहते थे कि क्या फील्ड चूज़ कर रहे हो, ना करो ये वो फलां फलां। लेकिन मैं गॉड गिफ्टेड था स्टार्ट से इस चीज़ में, मुझे शौक़ भी था। अब मेकअप मेरा पैशन है एक किस्म का, तो मैंने इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक अच्छे मकाम पर हूँ, एक अच्छे लेवल पे स्टेज पर हूँ माशाल्लाह से, और अच्छा नाम कमाया। आज वही मेरे कज़न्स हैं, वही मेरे भाई हैं जो हमें कहते हैं हमें भी सिखा दो, मुझे कहते हैं हमें भी सिखा दो, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, तुम तो बड़े फेमस होते जा रहे हो, बड़ा ये वो दिस एंड दैट। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी राबी, आपकी तरफ आएंगे। अच्छा राबी, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से आप दोनों बहन भाई मिल के काम कर रहे हो, तो अब ये बताएं कि आपकी इस टेन्योर को कितना टाइम हो गया है, और आप किस तरह से इस फील्ड में चले? लड़कियों का तो मोस्टली होता है, 90% लड़कियों का यही होता है कि मेकअप बहुत इंटरेस्टेड होती है लड़कियां, अगर घर में भी बैठे तो मेकअप कर रही हैं, या उनका इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाता है। लेकिन आपका इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ और कैसे आई आप? आर्ट्स के जो भी मतलब होते हैं लोग, उनमें जो भी टैलेंट होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे भी इसी तरह बचपन से ही बहुत शौक था मेकअप का, सजने संवरने का। खुद पे प्रैक्टिस करते करते, ट्राई करते करते मेरे में ये ज़्यादा हो गया, शौक पैदा कि मैं इस चीज़ को आगे लेके चलूँ। अच्छा राबी, किस एज में ये शौक पैदा हुआ कि यार आप एक अच्छी ब्यूटिशियन बन सकती है? मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद ना, जब मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कोर्स कर लूँ ना बाकायदा तौर पे, तो फिर तब से मैंने स्टार्ट लिया। फिर इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई, तो फिर मैं भाई से भी बहुत इम्प्रेस थी। ये मेरे कज़न ब्रदर हैं, तो फिर इन्होंने भी काफ़ी मतलब स्टार्ट से ही मेहंदी से, मैंने भी स्टार्ट मेहंदी से ही लिया। पेंटिंग्स करते, फ्लावर्स बनाते बनाते उसमें इम्प्रूवमेंट लाते गए। फिर और कलर कॉम्बिनेशन के साथ फिर मेकअप का शौक़ हो जाता है कि आइज़ मेकअप कर लें, और इस तरह से ना काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन वगैरह करते करते फिर उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती गई। ज़बरदस्त। और मतलब कभी ये नहीं हुआ कि लड़कियों का तो मोस्टली होता है यार उस्तानी बन जाए हमारी बेटी, तो कभी ये नहीं हुआ पेरेंट्स की तरफ से सुनने को मिला कि यार तुम क्या मतलब मेकअप क्यों बन रही हो? अब तो माशाल्लाह से ब्यूटिशियंस और मेकअप आर्टिस्ट को तो बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और बहुत बात की जाती है, लेकिन एक टाइम पीरियड था कि लोग कहते थे कि बस हमारी बेटी उस्तानी बन जाए, टीचर बन जाए, इससे ज़्यादा कुछ न बने। तो कभी ऐसा सुनने को कुछ मिला? स्ट्रिक्ट थे, वो अलाउ नहीं करते थे। अक्सर मुझे एक ही जुमला सुनने को मिलता था कि ये नाइयों वाला काम घर में नहीं करना। वो आज तक मेरे माइंड में है कि ये नाइयों वाला काम किस एंगल से है। तो मदर सपोर्ट करती थी, सिस्टर्स बहुत सपोर्ट करती थी कि मैंने जब भी कुछ सीखना तो उन्हीं के ऊपर मैंने प्रैक्टिस करनी। स्टार्ट में मैंने उनके आईब्रोज वगैरह, हेयर कट ख़राब भी बहुत किया, लेकिन ये है कि सिस्टर्स थी तो उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि नेक्स्ट करो, इसको इम्प्रूव करो। तो फिर इस तरह करते करते मैं बहुत जल्दी इस फील्ड में ना मेरी इम्प्रूवमेंट आ गई। अच्छा, कितना अर्सा हो गया? यस, शायद इससे ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। 10 माशाल्लाह से। अच्छा राबी, मुझे ये बताएं कि कभी किसी क्लाइंट का काम ख़राब हुआ हो? आईब्रोज, देखिए आईब्रोज मेन चीज़ होती है, और किसी का आईब्रो ख़राब हो जाए ना तो उसने तो फिर बस छोड़ा नहीं, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। कभी ऐसा कुछ? मैं ये समझती हूँ कि कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ हर इंसान से हो जाती हैं, मुझसे भी हुई होंगी, आने वाले वक्त में भी मैं भी कोई गलती हो जाए। मैं खुद को परफेक्ट नहीं समझती, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, कोशिश बहुत करते हैं अपनी तरफ से कि अपना बेस्ट दें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे वाजिद आपने बताया कि आप ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह से, लेकिन आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ के अंदर है? मेरी ज़्यादातर स्पेशलिटी मेकअप के अंदर है, क्योंकि मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अट्रैक्ट भी करता है मेकअप। और ज़्यादातर जो मेरा वर्क रहता है वो मेकअप के अकॉर्डिंग होता है, मतलब मैं फीचर्स पे ज़्यादातर वर्क करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात काटूंगी। जैसे आपने फीचर्स की बात की, आज भी मुझे भी आपने ये जो मेकअप किया है तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फीचर्स की भी बात करते हैं। अच्छा, आप होते, मैंने मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट व्यूवर्स देखे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। मुझे भी बहुत सारे साइड में ऐसे बना देते जैसे बुढ़ी अम्मा होती, बट आई एम नॉट, मैं तो भी बहुत यंग हूँ यार, क्या हो गया मुझे इतना बुढ़ा बना देते। लेकिन आज इस लुक के बारे में आप लोगों ने ज़रूर बताने कि मेरे फीचर्स इनहेंस हुए हैं या नहीं, या कैसी लग रही हूँ। खैर, मुझे बात ये बताएं कि
हाँ, लाइक ये जैसे मेरे फीचर्स थे, आपको समझ के क्या लगा कि आपने किस तरह की लुक देनी है, क्या कैसे मेकअप करना है? विदाउट मेकअप तो आप माशाल्लाह प्यारी हैं, मेकअप में भी आप प्यारी लग रही हैं, लेकिन ये है कि जहाँ तक मेरा ये माइंड था ड्यूरिंग मेकअप, जब मैं आपका मेकअप कर रहा था, तो मुझे यही लगा कि आपके फीचर्स बहुत चाइल्डिश फीचर्स हैं, छोटे छोटे, मतलब कि आइज़ भी बहुत स्मॉल हैं और फेस भी थोड़ा स्किनी स्मॉल सा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेकअप बहुत ज़्यादा आप पे सूट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू योर एज। तो उस लिहाज से फिर मैंने थोड़ा आपको सटल एंड सॉफ्ट लुक दी अकॉर्डिंग टू कैमराज एंड। अब कहते हैं फीचर्स की, अब फीचर्स की किसी भी पर्सनालिटी, एक कोई रैंडम बंदा आपके पास आ गया, अब उसके फीचर्स कैसे समझेंगे आप? ऑब्वियस सी बात है, जब एक चेहरा सामने आएगा तो उसको पता चल जाता है आर्टिस्ट को कि हमने इसको क्या लुक प्रेजेंट करनी है, किस तरह से हमने इसको क्रिएट करना है, उसके ऊपर मेकअप क्या सूट करेगा, हैवी लुक जाएगी या सॉफ्ट लुक जाएगी। तो उस लिहाज से फिर मुझे तो मैं फेस रीड भी कर लेता तो एकदम से मुझे पता चल जाता है कि इस बंदे पे क्या चीज़ सूट करेगी, क्या चीज़ नहीं जाएगी। तो डिमांड्स पे भी डिपेंड करता है, अगले की क्या डिमांड है, उस तरह से हमें फिर चलना पड़ता है उसके साथ में। सही। और अच्छा, जैसे एक तो फीचर्स वाली बात होगी, दूसरी डिमांड वाली बात होगी, एक बात आपने कोट की कि फेस रीड कर लेते हैं, तो ये कैसे? फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि यार इस बंदे जी, फेस एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है, बात करने के स्टाइल से भी पता चल जाता है, और मतलब कि बंदा आपके सामने बैठा हो, आप उसका काम कर रहे हो, पता चल जाता है कि वो आपसे सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। और इस चीज़ को देखने के लिए, पूछने के लिए भी उनके साथ गपशप करनी पड़ती है ड्यूरिंग मेकअप। तो ये चीज़ होती है कि मैं फेस रीड कर लेता होता हूँ, पता चल जाता है। ओके। अच्छा राबी, आपकी तरफ आएंगे, मुझे राबी ये बताइए कि वैसे ऑलराउंडर डेफिनेटली अगर आप सैलून का कर रही हैं तो आप ऑलराउंडर हैं, लेकिन कोई एक चीज़ होती है, कोई एक काम होता है जो हमारी स्पेशलिटी होती है, हम कहते हैं कि ये जो काम है सिर्फ मैंने ही करना है, तो आप अपने बारे में बताइए। काफ़ी क्रेज़ है, केमिकल मेरा मोस्ट फेवरेट है, उस पर मुझे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट्स बात की और केमिकल की बात की, तो ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, डिटेल में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। हेयर्स को सेटिंग करना, उनको कलरिंग करना, अगर वेवी हैं उनको स्ट्रेट करना, बोटॉक्स फीलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हाँ जी हेयर केमिकल कहलाते हैं। सही। अच्छा, जैसे मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपके बहुत लॉन्ग हेयर्स हैं, तो क्या यूज़ करते पर केयर की जाती है हेयर्स की? कैसे? मैं मोस्टली ये है कि बहुत ज़्यादा इनको आयरन, स्ट्रेटनिंग वगैरह इन चीज़ों से अवॉइड करती हूँ। दूसरा ये कि अगर कभी हेयर स्टाइलिंग करनी पड़े या ये चीज़ें यूज़ करनी पड़े, तो जैसे ही मैं किसी फंक्शन या प्रोग्राम से फ्री होती हूँ तो मैं इनकी केयर करती हूँ। प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए, तो आफ्टर जब भी स्ट्रेटनिंग करलिंग कुछ भी मैं करूँ तो फिर मैं प्रोटीन मस्ट करती हूँ उनको। अच्छा, एक यहाँ मैं बात करूँगी, जैसे आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट की बात की, तो मोस्टली बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, तो वो अब उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये प्रोटीन जो है ये मार्केट से बना बनाया मिल जाता है या ख़ुद बनाना पड़ता है, इसके बारे में क्या? होममेड भी आप प्रोटीन यूज़ कर सकती हैं, मायोनीज़ बहुत अच्छा है ना। मैं वैसे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने होममेड प्रोटीन अगर यूज़ करना है तो योगर्ट, एग, मायोनीज़, एवियन कैप्सूल, कोई भी अच्छा सा हेयर मास्क और हेयर सीरम उसमें ऐड कर लें। ये मिक्सचर आप अपने हेयर्स पे अप्लाई करें और फिर वेट टॉवल यूज़ कर लें अगर आप घर में कर रही हैं तो, या फिर हल्की फुल्की बालों को स्टीम दे लें। उसके बाद फिर आप अपने हेयर्स को वॉश कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप 2 आवर्स इसको रखें, बालों में स्टे करवाएं, 3 आवर्स करवाएं। ओके, ये बड़ी ज़बरदस्त सी एक क्या कहते हैं टेक्निक भी थी और ज़बरदस्त सी एक रेमेडी भी थी, और वो भी होम रेमेडी ही, बिल्कुल नेचुरल। तो ये आप लोग अप्लाई कीजिएगा ज़रूर, और स्पेशली वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो तो इतना ज़्यादा सैलून नहीं जा सकती, और डेफिनेटली अगर सैलून नहीं जा सकती तो फिर उनके पास टाइम ही नहीं होता सैलून जाने का, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी थी। तो हो सकता है कि ये रेमेडी आपके बहुत सारे काम आ सकती है, स्पेशली वो फीमेल्स जिनके हेयर्स का कोई ना कोई इशू रहता है। अब अच्छा, मेरे ख़ुद के भी हेयर्स का अक्सर इशू रहता है, क्योंकि मुझे ना हर टाइम स्ट्रेटनिंग रखने की आदत है। लाइक मुझे लगता है कि स्ट्रेटनिंग के बगैर मेरी ज़िंदगी ना खाली है, तो इसलिए फिर मैं हर थोड़े अरसे बाद जो है कैरेटीन लेती रहती हूँ। तो कैरेटीन के बाद आफ्टर केयर क्या कहेंगी आप? अब मुझे तो पता है कि क्या करनी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि कैरेटीन और जैसे रिबॉन्डिंग हो गई, तो इनकी आफ्टर केयर क्या होती है? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल
जब भी किसी सैलून से करवाएं तो आपने उनसे पूछ लेना है कि आपके हेयर्स पे किस ब्रांड का केमिकल यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर केराटिन देन आपने उसी ब्रांड का शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और सीरम यूज़ करना होता है। यही प्रॉपर केयर है। अगर आप ऐसे ही बालों को मेंटेन रखना चाहती हैं तो यही आपने केयर करनी है कि उसी कंपनी का शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और सीरम यूज़ करना है, तो ज़्यादा टाइम तक आपके बालों में वो केराटिन स्टे करती है। ज़बरदस्त। और ये हम जब एक केराटिन करवाते हैं तो ये कितना टाइम हमारे बालों के अंदर स्टे करता है? 6 मंथ, 1 ईयर, व्हाट? 6 मंथ्स का वैसे टाइम होता है। आफ्टर 6 मंथ्स रूट्स में से जो नए बाल निकलते हैं वो ऑब्वियसली वेवी ही निकलते हैं। लेंथ से निकलने में केराटिन को 1 ईयर भी लग सकता है, 1.5 भी लग सकता है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये यहाँ पर एक बात थोड़ी सी मैं कोट करूँगी कि जैसे मोस्टली सैलून्स वाले जो होते हैं उन्होंने अपनी खुद कुछ प्रोडक्ट्स बनाई हुई होती हैं। एक तो वो इतना एक्सपेंसिव काम करके दे रहे होते हैं क्लाइंट को, और दूसरा वो अपनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को भी साल में सेल करते हैं कि यार यही प्रोडक्ट आपने ख़रीदनी है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हमने कभी इस तरह से कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया, हम बस सजेस्ट कर देते हैं, वो खुद बाय कर लेते हैं क्लाइंट्स। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, वाजिद की तरफ आते हैं। जैसे वाजिद आपने कहा कि मेकअप आपकी स्पेशलिटी है, तो मेकअप के हवाले से आज आप हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारी जो नाज़रीन है उनके लिए आप एक सरप्राइज़ लेकर आए, तो वो सरप्राइज़ क्या है वो तो बताइए। सरप्राइज़ ये, जैसा कि आपने स्टार्ट में बोला, मेहंदी का सॉन्ग भी आपने प्ले किया, गाया खुद से, और आज हम मेहंदी की ब्राइड करेंगे, मेहंदी का मेकअप दिखाएंगे लोगों को कि ब्राइड्स आजकल खुद भी घर पे तैयार हो सकती हैं। ठीक है, सैलून्स में मेहंदी का मेकअप कैसे किया जाता है, उसमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम आज जो है। दैट्स नाइस। तो चलें चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब आपका मनपसंदीदा सेगमेंट स्टार्ट होने वाला, और स्पेशली हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनको यही क्रेज़ होता है कि यार मेहंदी है और कहाँ से तैयार हो और कैसे तैयार हो। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं कहती हैं छोड़ो छड्डो पार्लर नू, खुद ही तैयार हो जाते। तो आज आपको वाजिद खान बताने जा रहे हैं कि कैसे आप खुद से भी रेडी हो सकते हैं फॉर योर लाइक मेहंदी के लिए। तो अब दिखाते हैं आपको लाइव मेकअप, और आप सब ने कहीं नहीं जाना, देखिएगा कि लाइव मेकअप कैसे हो रहा है, किस तरह से प्रोडक्ट यूज़ हो रही है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं। अच्छा वाजिद, मुझे ये साथ साथ ना थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताते भी जाइए कि किस तरह से आप क्या अप्लाई करें। अभी ये जो बेस आपने अप्लाई किया ये कौन सी है, और ये आपने एक ही सिंगल बेस यूज़ किया या कुछ और भी? मैंने 2 लिक्विड बेस जो हैं वो मिक्स करके लगाए हैं। पहले इनका आइज़ के नीचे जो पिगमेंटेशन थी, जो डार्क सर्कल थे, उनको कवर किया है, ठीक है, कंसीलर के साथ। फिर उसके ऊपर प्राइमर कंसीलर ऐड किया है और उनकी स्किन टोन से मैच करके देन उसके ऊपर लिक्विड अप्लाई किया है। ठीक है, स्किन को हमने पहले से प्रेप करके रखा हुआ था प्राइमर्स वगैरह के साथ। अच्छा, जो मेहंदी की ब्राइड होती है उसकी बेस के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसी होती है? सॉफ्ट होती है या बहुत हैवी? सॉफ्ट होती है, बहुत डिसेंट सी बेस होती है। ज़्यादातर मेकअप जो होता है ओवरऑल वो ग्लोई मेकअप होता है। ठीक है, शिमरी ग्लॉसी मेकअप किया जाता है मेहंदी पे, जो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। ठीक है, मेहंदी के अकॉर्डिंग, क्योंकि रात का फंक्शन होता है और लॉन्ग लास्टिंग चलना होता है, तो उसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए काफ़ी कवरेज देनी पड़ती है और थोड़ा ग्लोई इफेक्ट देना पड़ता है।
ठीक है, ताकि वो ज़्यादा खूबसूरत दिखे, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन बहुत खूबसूरत से वो रिप्रेजेंट किया जाता है। रखती थी और येलो कलर के ड्रेस में। अब ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है, अब मल्टी शेड्स का बहुत फैशन है और मेहंदी पे ब्राइड्स अब रेडी भी होती हैं, लेकिन ये कि लुक थोड़ी सिंपल और ग्लॉसी रखी जाती है, लेकिन मेकअप फुल ही होता है, जैसे नो मेकअप लुक हो गई। अब ज़्यादातर येलो के साथ शॉकिंग पिंक है, ग्रीन है, रेड का भी कंट्रास्ट चल रहा है, लेकिन रेड स्पेसिफिक या मैरून हो गया वो बारात पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। तो मेहंदी के साथ कॉम्बिनेशन कलर्स, बैकग्राउंड की भी सारी कॉम्बिनेशन में थीम आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो उस हवाले से अब मेकअप का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन ये है कि ज़्यादातर मोस्टली अभी भी लोग नो मेकअप लुक पसंद करते हैं। उसमें ये होता है कि मेकअप ओवरऑल सारा ही किया जाता है, लेकिन बहुत लाइट उसको रखा जाता है, ब्लेंडिंग उसकी ज़्यादा की जाती है। ये जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग में क्या होती है स्पेशली, ये हमारी फीमेल्स को थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ब्लेंडिंग ये होता है कि कोई भी अगर आपने आई शेडो यूज़ किया या ब्लशर यूज़ कर रही है या लिपस्टिक यूज़ कर रही है, तो उसको लगा के बस छोड़ नहीं देना, उसको अच्छे से ब्लेंड करें, अच्छे से मिक्स करें ताकि उसका थोड़ा लाइटर टोन आ जाए। हाँ जी, ब्लेंडिंग का यही मेन पर्पज़ होता है ताकि अच्छे से हर एक चीज़ फिक्स हो जाए और सॉफ्ट सी लुक आ जाए। तो इससे यह है कि ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बारात पे लाइट के साथ साथ डार्क मेकअप भी चलता है, लेकिन मेहंदी पे ज़्यादातर लाइट टोन में अच्छी लगती है मेकअप की। सही, तो वाजिद की तरफ चलते हैं। जी वाजिद, कहाँ तक पहुँचा आपका काम? लूज पाउडर अप्लाई कर रहा हूँ फेस पे जी, पाउडर के साथ सेटिंग कर रहा हूँ, बेस को सेटल कर रहा हूँ। अच्छा राबी, अब थोड़ा सा हम जब तक वो अपनी ब्राइड रेडी करें तो हम थोड़ा सा हेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेयर कलर के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि किस तरह से हम हेयर्स कलर जो है अच्छे अप्लाई करके उनसे बाल भी डैमेज नहीं होते। मोस्टली लोगों के हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूँगी कि एशियन हेयर कलर्स के जो लेवल होते हैं ना 1 to
6 होते हैं, मतलब 1 डार्केस्ट जो ब्लैक होता है उधर से स्टार्ट होके 5-6 लेवल तक जाते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल सा ब्राउन शेड होता है इसमें शेड करना। तो फिर हम पहले सबसे पहले अगर हमें मेकअप करना है तो फेस के फीचर्स रीड करना है, और इसी तरह अगर हमें हेयर डाई या कुछ भी हेयर का केमिकल का या कुछ भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें हेयर का लेवल चेक करना है कि इनके हेयर का लेवल क्या है, और उसके बाद फिर हम उनको बताते हैं, क्लाइंट को अच्छे से गाइड करते हैं कि आपका हेयर का ये लेवल है और आपके हेयर पे ये शेड आ सकता है। कुछ कूल शेड होते हैं, कुछ वार्म शेड। सही। तो जिनका जो अपना हेयर का एक्चुअल कलर जब लाइट होता है ना तो वो ज़्यादा लाइटर टोन में जा सकता है। सही। जिनका अपना एक्चुअल हेयर का कलर डार्क होता है ना वो इतना लाइटर में नहीं जा सकते। हेयर डैमेज होने का मकसद यही होता है कि अगर आपका डार्क हेयर है और आप उनको बहुत लाइटर में लेके जाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए भी हार्ड केमिकल यूज़ किया जाता है। ओके, डार्क है तो डार्क को जब लाइटर में लेकर जाएंगे तो केमिकल यूज़ हो जाएगा, हार्ड केमिकल। ओह, हार्ड केमिकल यूज़ होगा। और जब क्या कहते होते हैं लाइट है तो उसको डार्क में जाने के लिए यूज़ किया जाता है केमिकल, दोनों कंडीशंस में। जिनके लाइट हेयर्स हो ना तो वो ज़्यादा डार्क में तो जाना पसंद नहीं करते। Exactly. ब्लॉन्ड्स की तरफ जाते हैं ना, तो उनके हेयर इजीली कट डाउन भी हो जाते हैं, इजीली वो ब्लॉन्ड शेड में भी चले जाते हैं। सही। तो उनके हेयर इतना डैमेज नहीं होता। लेकिन जिनका जेट ब्लैक बाल होता है, बहुत थिक बाल होता है, उनको जब बहुत लाइटर में ले जाने की कोशिश की जाती है तो हार्ड केमिकल यूज़ किए जाते हैं और 2 से 3 बार ओके। इस वजह से हेयर डैमेज होती है। अच्छा, मुझे ये सही। अच्छा, कुछ लोगों के वाइट हेयर्स भी होते हैं, उसके ऊपर फिर डार्क कलर ही अप्लाई हो सकता है, लाइट कलर नहीं हो सकता? दोनों तरह से हो सकता है। असल में जो ब्राउन शेड्स होते हैं ना उनकी 100% कवरेज होती है। Exactly. जो लाइटर ड्राई वगैरह होते हैं, जो शेड्स होते हैं ना तो उनकी 70-80% कवरेज होती है। अगर किसी ने फुल कवरेज चाहिए है, 100% उनको चाहिए तो फिर डार्क या ब्राउन शेड्स वगैरह से उनको कवरेज दी जाती है। लेकिन अगर किसी का अपना हेयर का कलर लाइट है और वो लाइटर में जाना चाहे तो फिर 70-80% तक कवरेज होगी। ओके, यानी कि फुल जो कवरेज होती है वो तब नहीं होती है, नहीं होती। ओके ओके। लाइट से जो वाइट होते हैं ना उनका ऑरेंज सा येलो सा पिगमेंट आ जाता है, तो फिर इसलिए इतनी कवरेज नहीं होती। सही, ज़बरदस्त। और इसके अलावा कुछ हेयर्स के हवाले से अगर आप टिप्स दें, मतलब कुछ ऐसी जो मोस्टली लोगों को हेयर्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? अक्सर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जैसे कोई मॉडल्स होगी, एक्टर्स होगी, डेली उनके हेयर्स हीट के प्रोसेस से, स्ट्रेटनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। ऐसी बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स होती हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि डेली अगर आप आयरन करती हैं तो वो आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा बर्न कर देता है, डैमेज कर देता है। एग्जैक्टली। उसके लिए बेहतर ये है कि 1 ईयर का आप केराटिन ले लें और उसमें एक ही बार आपके हेयर स्ट्रेट का हो जाते हैं, और 1 ईयर के लिए आपका हेयर्स को जो है ना वो बर्निंग से और आयरनिंग से ना रेस्ट मिल जाता है। तो केराटिन डेली रूटीन के जो स्ट्रेटनिंग है उससे बहुत बेस्ट है। ज़बरदस्त। सही। केराटिन ट्रीटमेंट जिनको सही पसंद है ना तो वो डेली स्ट्रेट करने के बजाय केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं अपने हेयर्स के। सही। लेकिन केराटिन के अंदर ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ आपके 50% या 40% हेयर जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली कुछ लोगों को डेड स्ट्रेट चाहिए होते हैं, फिर वो हेयर्स का पहले तो स्ट्रक्चर चेक करना पड़ता है। अगर आपके हेयर्स बीलिंग है तो रिबाउंडिंग बेस्ट ऑप्शन है डेड स्ट्रेट हेयर्स के। केराटिन 80% बालों को स्ट्रेट करता है, 20% वो बालों में वेव करता है ताकि बालों का जो वॉल्यूम है वो कम ना हो जाए। रिबाउंडिंग होता है डेड स्ट्रेट के लिए, उसके बाल आपके बिल्कुल स्लीक में बैठ जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन वो हम लोग हेयर्स पे करते हैं जो कि वर्जन हो, नॉन ट्रीटेड हो, या जिनके बहुत टू मच बेबी हेयर्स हों लेकिन थिक भी हों, तो उनके लिए रिबाउंडिंग बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर किसी का थिन हेयर है, ट्रीटेड हेयर है, तो उनके लिए केराटिन बेस्ट ऑप्शन है। डेड स्ट्रेट की बजाय 80% आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं और आपके बाल डैमेज भी नहीं होते, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे रिबॉन्डिंग के बारे में कहा जाता है, जैसे रिबॉन्डिंग अक्सर लोग करवाते हैं तो उनके हेयर्स में इशू हो जाता है, लाइक उनकी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और बाल उनके बहुत अजीब से अकड़ से जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप, ऐसा क्यों होता है? अक्सर ऐसा होता है कि जिनके थिन हेयर्स हैं या थिक हेयर्स हैं वो रिबॉन्डिंग करवा देते हैं। रिबॉन्डिंग के लिए जो हमारे पास हेयर्स है, जो मतलब विनिंग हेयर है, वो ये है कि टू मच बेबी हेयर हो, वर्जिन हेयर हो और उसके बाद थिक हेयर हो। ओके। हाँ जी, तो रिबॉन्डिंग उन पे सूट करती है, अदरवाइज थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं। सही।
जी आपसे राबी बात करते हैं आके, लेकिन पहले चलते हैं वाजिद की तरफ, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचे। जी वाजिद बताइए कहाँ तक पहुँचा आपका काम? ठीक है, आउटर डार्क करके बीच में न्यूड कलर ऐड करूँगा, बहुत प्यारा ग्लॉसी सा शेड एक बनाऊँगा, 2-3 कलर मिक्स करके। जो इसकी आउटर लाइन होती है वो हमेशा डार्क से क्या की जाती है? जी, आउटर लाइन हमेशा डार्क से की जाती है। एक तो लिप कॉन्टोर हो जाता है उससे, और दूसरा ऑम्ब्रे शेप, ऑम्ब्रे लिप्स भी हो जाता है उससे, कलर इफेक्ट आ जाता है, बहुत मज़े का शेड बन जाता है। ठीक है। अच्छा, तो माशाल्लाह से जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक सवाल भी है साथ में, मुझे वाजिद ये बताइए कि शादी हो गई है या अभी? मेरी? जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं है। हाय, बड़ा शर्मा के कह रहे हैं जी अभी मेरी नहीं थी। हाय, बहुत लग रहा है कि आपने शादी वाला माहौल बनाया है। पहले भी ये सवाल मेरे से पूछा जा चुका है, पहले भी ये सवाल मेरे से पूछा जा चुका है। तो खुद रेडी करोगे? मेरा ये जवाब था कि इंशाल्लाह और अभी भी ये जवाब होगा कि इंशाल्लाह मैं खुद ही ज़रूर है अपनी ब्राइड जो है वो रेडी, अगर मौका मिला तो। अगर मेरी ब्राइड मुझे अलाउ करे अपना मेकअप करवाने के लिए तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। नहीं, अच्छा, या ऐसा हो सकता है कि सपोज करते हैं हम कि आपकी ब्राइड है और अभी आप के निकाह से पहले जाके आप अपनी ब्राइड को रेडी करके आओ, बहुत अच्छा फील होगा। ऑब्वियसली बात है, और एक्साइटमेंट भी होगी, और मैं दुनिया का शायद पहला दूल्हा होऊंगा कि अब जाकर अपनी ब्राइड खुद ही रेडी कर आएगा। जो अगर मौका मिला तो ज़रूर, नहीं तो कोई इशू नहीं बात। हाँ, ये भी है। अच्छा, कभी सोचा है कि मेरी जो ब्राइड होगी मैं उसको ऐसे रेडी करूँगा, ऐसा कभी कुछ हुआ दिमाग में चला? एक स्केच, जैसे कि आपने कहा कि आप पेंटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो डेफिनेटली दिमाग के अंदर एक स्केच चल रहा होता है कि यार मेरी जो ब्राइड होगी, जो मेरी वाइफ होगी, जो मेरी लाइफ पार्टनर होगी, मैं उसको ऐसे रेडी करूँगा, उसके अंदर ये क्रिएशन करूँगा। होता है ना, तो कभी ऐसा होता है? पहले भी ये सवाल मेरे से पूछा जा चुका है, पहले भी ये सवाल मेरे से पूछा जा चुका है। मेरा ये जवाब था कि इंशाल्लाह, और अभी भी ये जवाब होगा कि इंशाल्लाह मैं खुद ही ज़रूर अपनी ब्राइड जो है वो रेडी, अगर मौका मिला तो। हाँ। अगर मेरी ब्राइड मुझे अलाउ करे अपना मेकअप करवाने के लिए तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ख्यालात नेक हैं, बस पूरे होने की देरी है। अच्छा, ड्रेसिंग का इनका बहुत होता है कि ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही। समटाइम्स ये ड्रेस देख के मुझे भी कहते हैं आपने मेरी शादी पे ऐसी ड्रेसिंग करनी है, ऐसी करनी है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप बताएं, शादी हुई भी आपकी? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त, लगता ही नहीं है आपकी। और शादी के कितना अर्सा हो गया? 8 ईयर्स हो गए। अच्छा, 8 ईयर्स हो गए। और बच्चे, मतलब चाइल्ड वगैरह? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। ओके, 2 बच्चे, और माशाल्लाह से खुद को ऐसे मेंटेन करके रखा हुआ है कि लग ही नहीं रहा कि 2 बच्चों की माँ बैठी हुई है मेरे सामने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपकी शादी थी तो खुद तैयार किया था या किसी और ने तैयार किया था? मेहंदी पे मैंने खुद ही मेकअप किया था लाइट से, जैसे मैंने बताया पहले इतना ट्रेंडिंग में नहीं था हाँ। मेकअप जितना अब हो गया, तो वो मैं घर पे खुद ही तैयार हुई थी। बारात और वलीमे पे मुझे मेरी टीचर ने तैयार किया था। हाँ जी, मुझे उनका मेकअप बहुत पसंद था, मैं उनसे इंस्पायर थी बहुत। अच्छा, तो वो मुझे कहती थी मैं ही तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी, तो फिर मैंने उन्हीं से ही करवाया था। ज़बरदस्त। और मतलब ये नहीं हुआ कि मेहंदी पे अगर मैं तैयार हुई तो यार बारात पे भी मुझे खुद होना चाहिए था, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी दिल में? अक्सर होता है ना, कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनका ये भी होता है कि यार नहीं, मैं जो अच्छा कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, ऐसे कभी हुआ? नहीं, असल में टीचर तो टीचर होता है, स्टूडेंट होता है। मैं जैसे बताया मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी ना, तो मुझे यही था कि मुझे यही अच्छी लुक देंगी, और मेरी विश थी कि मैंने से रेडी हूँ। मैम रूबी नाम था उनका, तो बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप किया था और बहुत दिल से उन्होंने मुझे तैयार किया था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बारात पे क्या पहना था? स्किन और मैरून कलर का लहंगा था, और मेहंदी पे मैंने येलो साड़ी पहनी थी। आई लव साड़ी। वो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आज भी आपने साड़ी पहनी, और मेहंदी मतलब समझने के एक तरह कि आज हम मेहंदी करा रहे हैं, तो मेहंदी के फंक्शन पे आप भी आई हैं। मैं तो फिर से येलो कलर पहन के आई हूँ। मैं भी भाई को यही कह रही थी कि इन्होंने माशाल्लाह मेहंदी वाला पूरा माहौल बनाया हुआ है, मुझे भी येलो ड्रेस पहन के आना चाहिए। तो भाई ने कहा चलो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम क्या अभी हमने आपको बुलाना है, अभी तो आपने बहुत कुछ करना है, जहाँ पे नेक्स्ट वीक जब भी बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में, बहुत फ्रेंडली सा माहौल है इधर। सही, बहुत अच्छा आपका सेटअप भी है। थैंक यू। सही। अच्छा, वाजिद मुझे ये बताइए कि और क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा आपका मेकअप, फाइनल हुआ?
अच्छा, ये जो आप लैश लगा रहे हैं ना, ये लैश लगाना भी बड़ी टेक्निक है और बड़ी एक टेक्निक से लगाई जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो ना यहाँ पे चिपका देते हैं और वो वहाँ से आई आपकी ना गिरी हुई नज़र आ रही होती है, ऐसे लग रहा है जैसे आप महंगे हैं, ऐसे फील होता है। तो ये क्या है, ये मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप। सीक्वेंस इसलिए लगता है, आइज़ का डिफरेंस इसलिए आता है कि एक लैश हम या तो ऊपर लगाते थे और एक लैश जो हम बहुत जो लैश लाइन, नेचुरल लैश लाइन होती है, हम उसके ऊपर चिपका देते हैं, तो एक बड़ी और एक छोटी लगने लग जाती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि हम लैशेस का अच्छे से वो मैयर नहीं कर लेते कि आइज़ के अकॉर्डिंग कितनी लेंथ है उसकी। अगर लेंथ ज़्यादा हो तो हम उसको थोड़ा सा गैप के ऊपर लगाया जाता है, बिल्कुल आई लैशेस के जो बाल हैं वहाँ पर नहीं लगाया जाता, ऐसा ही है जी। पूरी आइज़ के ऊपर ये चिपकाया जाता है, फ्रंट से थोड़ा सा छोड़ के गैप देकर फिर लैश को लगाया जाता है, साथ उसको मिक्स होना उसका जरूरी ताकि है, उसकी ताकि वो अलग से ना दिखे। जैसे मस्कारा ड्राई होता है, मुंह में लैशेस उखड़ जाती हैं, ऐसा ही है जी। और बिल्कुल नेचुरल जो बाल हैं आई लैशेस के अपने मैच होना चाहिए आइज़ के, उनके बिल्कुल साथ उसको मिक्स होना उसका ज़रूरी है, ठीक है। सही। सबसे पहले जैसे ही आपने लैश के ऊपर मस्कारा लगाया, उसको टर्नर कर लिया और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है आपने लैश लगाई। सही, ये लैश भी बड़ी टेक्निक है और मैंने अभी देखा आपकी टेक्निक मुझे बड़ी पसंद आई है लैश लगाने की। वो बिल्कुल लाइक लग रही है, नेचुरल लग रही है, वो एक्स्ट्रा नहीं लग रही और उनकी आँख भी सही बड़ी खुली और बड़ी प्यारी लग रही है, तो इसकी ये टेक्निक है। सही। दूसरी बात ये भी है कि लैश जो ग्लू है ना, वो ड्राई थोड़ी होनी चाहिए 60% तक। हम यूँ करते हैं कि लैश का ही जो बॉक्स होता है उसके ऊपर ग्लू निकाल के थोड़ी देर उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। सही। बिल्कुल वेट जो लैश होती है वो आपने कभी भी लैशेस के ऊपर नहीं लगानी, वो जब तक ड्राई होती जाती है तब तक आइज़ में जो आपका पानी है वो आ जाता है ना। हाँ। तो 60% तक आप लैश ग्लू को ड्राई करें, देन आप लैश अप्लाई करें और लैश को टर्न लाजमी करना है ताकि आपकी जो नेचुरल लैशेज़ है वो फेयर जो फास्ट जो लैशेज़ होती हैं उनका जो वेट है वो बर्दाश्त कर लें। तो इससे लैश ऊपर की तरफ उठी हुई लगती है। और दूसरा, आपकी जो लैश है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। आपकी जितनी अपनी नेचुरल लैशेज़ हैं उतनी अगर आप फास्ट लैशेज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनकी लेंथ भी उतनी होनी चाहिए। वो जो आइज़ नीचे की तरफ गिरी हुई लगती हैं, आंखें खुलती नहीं हैं या चिपक जाती हैं, वो एक्स्ट्रा लॉन्ग होती हैं या फिर उन पे एक्स्ट्रा जो है वो ग्लू लगा हुआ होता है। ओके। अच्छा, ये जो आपने एक्स्ट्रा ग्लू की बात की है, मैंने अक्सर देखा है, बल्कि देखा क्या, मैं खुद अपनी मिसाल आपको देती हूँ कि अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं जब किसी भी सेट पे या कहीं पे भी वो जब मुझे लैशेस लगाते हैं तो मेरी ये सारी की सारी जो अपनी लैश है इसके ऊपर जो है ग्लू लगा हुआ होता है और वो फिर उतरने का नाम नहीं लेता। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है मेरे साथ। मैंने जैसे पहले भी बताया ना कि ग्लू जो है वो आपका 60% ड्राई होना चाहिए ना। जब एक्स्ट्रा आपका वेट ग्लू होगा तो जब आप लैशेस अप्लाई करते हैं ना तो वो फैल जाता है। तो जब ड्राई होगा तो वो फैलेगा नहीं, आप उसको जिधर रखेंगे वो उधर एडजस्ट हो जाएगा। एक हमने ये लैश ली, इसके ऊपर ग्लू लगा ली और फिर इसको थोड़े टाइम के लिए हमने ड्राई किया, फिर उसके बाद आई के ऊपर यानी कि यहाँ पे हमने रखना है इसको, तो वो आईलिड के ऊपर रखना है। हाँ जी, आपकी अपनी लैशेस जो है वो आपकी टर्न होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर आपका ग्लू ना लगे। ओके। ये बड़ी व्यूअर्स बहुत टेक्निक वाली बात इन्होंने बताई है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। अक्सर मुझे मेकअप आर्टिस्ट ने जब लैशेस लगाई हुई होती हैं और जब वो मैं रिमूव करती हूँ ना, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे सारी ग्लू और फिर उसको इतनी मुश्किल से मैं रिमूव करती हूँ। तो ये बड़ी टेक्निक वाली बात है। तो जितने भी यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हैं और लाइक जो घरों के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई करें और इसको ही लेके चलें ताकि ये जो ग्लू का मेरी तरह आपका भी इशू होता है ना, ये नहीं होगा। तो दैट्स नाइस जी। आपकी ब्राइड रेडी होगी वाजिद? ऑलमोस्ट। ज़बरदस्त। इस बार हमने थोड़ी सी हेल्दी ब्राइड सेलेक्ट की है। इसकी वजह ये है कि स्लिम को तो हर कोई मेकअप बहुत इजीली कर लेता है ना। सम टाइम फीचर्स जो हैं वो इन्हेंस करने पड़ते हैं और सम टाइम्स जो फीचर होते हैं वो थोड़ा सा हाइड करने पड़ते हैं। तो हमने इस पर्पज़ के लिए इनको लाया है ताकि बताया जाए कि कंटूर कैसे किया जाता है। जब मेहंदी की ब्राइड है और आपने उसको टोटल ग्लॉसी और पिंकिश लुक देनी है तो उसमें भाई आपको अच्छे से बताएंगे
कि आपने उसमें कंट्रोल कैसे करना है जिससे ब्राउनिश लुक भी ज़्यादा ना आए, और आपके जो फीचर्स हैं जो आप जिनको बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं करना चाहते, हाइड करना चाहते हैं, डबल चिन हो गया, जैसे ये फेस को कंट्रोल करना हो गया, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, यहाँ पे ना बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट वाजिद, आपसे भी सवाल है और आपसे भी क्या कहते हैं राबी, मुझे ये बताएं कि मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो जब भी मॉडल चुनते हैं तो वो बड़ी स्किनी सी, पतली सी, स्मार्ट सी लड़की को लेते हैं। एक हेल्दी लड़की को मॉडल क्यों नहीं लेते, इसके पीछे क्या वजह है? हमने तो ले लिया है। नहीं, आपने ले लिया, आपने अपना एक कॉन्सेप्ट बयां कर दिया, लेकिन ओवरऑल आप जैसे मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रही होती है, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगी? लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए आप क्या कहेंगी? ये आप क्वेश्चन वाजिद से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही, वाजिद आप इस बारे में क्या कहेंगी? मेरा यही माइंड है कि खूबसूरत को तो खूबसूरत बनाना कोई कमाल नहीं है। जब आप कोई एक डिफ़िकल्ट टास्क लें और उसको आप टोटल चेंज करके दिखाएं तो वो आपका कमाल है, आपका कमाल उधर शो होता है। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स गुड। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा हर जगह पे ना वो एक जब भी वो मॉडल चूज़ करते हैं तो बड़ी खूबसूरत सी, नाजुक सी, बड़ी उस तरह की लड़की होती है, लेकिन आई गेस कि यार थोड़ा सा हेल्दी बंदा भी होना चाहिए। थोड़े से आप उसके फीचर्स इन्हांस करते हो, बताते हो कि यार इन एक्चुअल में ब्यूटी कैसे आपने निकाली है। मेकअप आर्टिस्ट का काम है ब्यूटी लाइक इन्हांस करना चीज़ों को, आपके फीचर्स को, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाजिद आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटी को इन्हांस करना भी अच्छी बात नहीं होती। जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो तो छुप जाती है। मेकअप एक टेम्परेरी चीज़ है, एक चेहरे पे चेहरा है, ठीक है, वो आप थोड़े वक्त के लिए उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, फ़ोटोशूट्स वगैरह के लिए, वीडियोस वगैरह के लिए, कहीं इवेंट पे जाना हो, ठीक है। बाकी जो नेचुरल ब्यूटी आपकी है वो आपकी असली पहचान जो है वो विदाउट मेकअप की है, ठीक है। आप डेली बेसिस पे कैसे रह रहे हो ये वो, तो मैं तो ज़्यादातर यही प्रेफर करता हूँ कि अगर मेकअप कोई कर भी रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी, बहुत उसमें सॉफ्टनेस दिखानी चाहिए, ठीक है, बहुत शार्प नहीं, बहुत फेक और कार्टून वाली लुक आती है। इतना ज़्यादा हैवी मेकअप भी हर किसी पे सूट नहीं करता, तो अपनी नेचुरल जो चीज़ है वो उसके साथ जाना चाहिए, गो फॉर द नेचुरल। कि अच्छा, ये जैसे अभी आपने बताया कि आपने इनको कंटोर किया फेस को, इनको एक ग्लॉसी लुक दी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये किस तरह से इनके फेस को आपने कंटोर किया, कैसे इनको ग्लॉसी एक लुक दी है और माशाल्लाह से बड़ी क्या कहते हैं नेचुरल लुक आ रही है इनकी? जी, मैंने उनको किया अकॉर्डिंग टू मेहंदी मेकअप, ठीक है। मेहंदी मेकअप में मैंने ब्राउन और पिंक शेड दोनों मिक्स करके कंटोरिंग शेड बनाकर उनको उससे कंटोर किया। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर एक बात कोट करूँगी, लोग जो है ब्राउन से कंटोर करते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दो मिक्स कलर करके भी कंटोर किया जा सकता है। शेड्स हैं, इवन के कैटेगरीज हैं कि आप लिक्विड फॉर्म में कर रहे हो या मैट फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। अगर आप ग्लॉसी मेकअप कर रहे हो तो आप लिक्विड फॉर्म से करोगे, ठीक है। अगर आप मैट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप मैट में जो है कंटोरिंग कलर्स मैट, उनके साथ आप कंटोरिंग करोगे। तो मैंने जो दो शेड यूज़ किए अकॉर्डिंग टू मेहंदी मेकअप, मैंने ज़्यादा वो ब्राउनी लुक नहीं दी, क्योंकि कंटोरिंग का जो थीम है वो मेहंदी पे कम और बारात और वलीमे पे वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, दिखाई देता है जी। तो उस लिहाज से फिर मैंने मेहंदी के लिहाज से जो है वो ब्राउन और पिंक शेड जो है मिक्स करके मैंने इनको हल्की फुल्की कंटोरिंग दी है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेहंदी मेकअप बहुत डिटेल में नहीं होता। बारात या वलीमे का जो मेकअप होता है वो ज़रा डिटेल में चला जाता है, तो उस लिहाज से फिर मैंने जो है मेहंदी में सॉफ्टनेस रखी है। अच्छा, एक जो आपकी मेहंदी की ब्राइड है कितने टाइम पीरियड के अंदर रेडी हो जाती है? 25 मिनट। 25 मिनट। अच्छा, कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि बाहर आपकी मेहंदी की ब्राइड की गाड़ी खड़ी है और आपको बस बहुत ज़्यादा प्रेशर है, रेडी करें, जल्दी निकालें, और फिर उस प्रेशर में क्या करते हैं? बहुत बार ऐसे हुआ है, कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं और जब तक कंप्लीट ना हो तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ ब्राइड को, ताकि वो, जाहिर है आप इतने बड़े फंक्शन में एक ब्राइड जाती है, पूरी दुनिया उसको देखती है, वो काफ़ी गेस्ट आए हुए होते हैं, लोग आए हुए होते हैं, तो वो पसंद भी करते हैं कुछ, और कुछ लोग ये है कि वो नुक्ताचीनियाँ भी निकालते हैं। डेफिनेटली, वो तो हमारी ना आवाम का एक क्या कहते हैं मशगला है कि हर चीज़ के अंदर से ना कुछ छोटे पॉइंट्स निकालना, तो वो खैर निकालते हैं। अच्छा राबी, आपकी तरफ अब आते हैं। राबी काफ़ी टाइम से स्माइल पास कर रही है कि क्या हो गया, मुझसे भी बात कर लो यार, मैं इधर ही बैठी हुई हूँ। बात नहीं, आप सब इस शो का ऐसे सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सही। स्माइल पास करना मेरी आदत है। ज़बरदस्त।
अच्छा राबी, ये एक सवाल है कि जैसे तुमने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो ये बताओ कि तुमने शादी अपनी फील्ड से रिलेटेड की या फील्ड से आउट की? मैंने लव मैरिज की हुई है। लव मैरिज की हुई है? वाह मेरे वाह। हस्बैंड सेनेट में जॉब करते हैं और इन लॉज जो मेरे सिंधी हैं। अच्छा। बिल्कुल आउट ऑफ कास्ट और बिल्कुल उनके कल्चर सब कुछ डिफरेंट है, लैंग्वेज भी। वो लोग सिंधी बोलते हैं, हम लोग पंजाबी हैं। फादर मेरे कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो अच्छा अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ना कहीं से मुझे आपके अंदर ना कश्मीरी टच आ रहा था, कहीं ना कहीं से वो अब मुझे समझ आ गई कि कहाँ से आ रहा था। वाकई में बेसिकली हम पहचाने तो अपने वालिदैन में से फादर की तरफ से होते हैं ना, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर वो एक टच आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो लव मैरिज की तो कैसा एक्सपीरियंस है व्यूअर्स? ये बड़ी मज़े की बात है, लव मैरिज और कामयाब भी होना, फिर उसके बाद 2 बच्चे भी माशाल्लाह से। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानते हैं। अभी कैसा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा है। शादी के बाद लेडीज़ की जो कंडीशन होती है वो उसके हस्बैंड और इन लॉज का पता देती है, और आप बार बार माशाल्लाह कह भी रही है कि मेंटेन रखा हुआ है और सब कुछ एडजस्ट है अच्छे से। तो इसकी वजह यही है कि हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने शादी के बाद भी अलाउ किया, सैलून बना के दिया मुझे, और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी गुजर रही है। ज़बरदस्त। कभी नोक झोंक होती है? वो तो होती रहती है, वो तो डेली बेसिस पे होती है। होती रहती है। ये जिंदगी का मजा है, हुस्न है, इसके बगैर लाइफ बोरिंग हो जाती है और चलता रहता है ये सब सीन। असल में कोई भी 2 पर्सन हो ना, उनकी सेम थिंकिंग नहीं होती। एग्जैक्टली। तो जो चेंज होते हैं नज़रियात, उन पे इख्तलाफात होते हैं, सोच डिफरेंट होती है, तो उस पे होते हैं। तो ये डेली बेसिस पे होता है, चलता रहता है। हाँ, ये तो वैसे चलता रहता है, और जहाँ प्यार मोहब्बत हो वहाँ पे नोक झोंक चलती ही रहती है। सही। और अच्छा, कैसे मेंटेन करती हैं? मतलब माशाल्लाह से 2 बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली मेंटेन करना, मतलब फैमिली को देखना, फिर उसके बाद अपना सैलून देखना, तो कैसे मेंटेन करती हैं? असल में मैं ज़्यादातर मोस्टली रात को काम कर लेती हूँ, कुकिंग का और सफाई वगैरह का। डे टाइम पे सैलून और बच्चों को देखना होता है। एक मेरा बेटा माशाल्लाह 7 ईयर्स का, एक 4 ईयर्स का, माशाल्लाह स्कूल गोइंग है उनका। फिर मॉर्निंग टू मच बिजी होती है मेरी स्कूल के लिए, उनको रेडी करना, उनके लंच, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह। तो फिर उसके बाद ये है कि मैं थोड़ा मोस्टली पाकिस्तान की बाकी लेडीज़ की तरह बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हूँ। बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हूँ। वैसे माओ का यही होता है, कब बच्चे जाएंगे और सोएंगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, जब हम छोटे होते थे ना, तो मेरी मामा का भी यही होता था। सुबह उठती थी ना, कहती थी यार क्या तुम लोग इतने बड़े हो गए, खुद नाश्ते बनाओ और खुद करो और जाओ ना। तो लेकिन फिर वो ये होता था कि हमें स्कूल भेजती थी, फिर आराम से सो जाती थी, फिर आराम से उठ के काम करती थी। तो वो बात मुझे अपनी मामा याद आ गई कि हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो लाइक ये बड़ा अच्छा है कि लाइफ का दिन भर के काम के लिए ना बंदा खुद को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर लेता है। वो जो रेस्ट टाइम होता है ना, फिर वो पूरे दिन के लिए एक ना ख़त्म होने वाली जो ड्यूटी हमारी स्टार्ट होने लगी होती है, घर के काम, बच्चों के काम, सैलून के काम, तो उसके लिए बंदा थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि आपकी लव मैरिज हुई, तो थोड़ा सा लव मैरिज के बारे में बताइए कि कैसे हुई, कहाँ मिले आप लोग, और आपने प्रपोज किया था या आपके हस्बैंड ने? असल में मेरी सिस्टर जॉब करती थी वीज़ा सीकर्स में। तो मेरे हस्बैंड उधर मैनेजर थे। तो वैसे ही मेरी सिस्टर मुझे 1-2 बार ले गई ना अपने ऑफिस के, आओ मेरे साथ तुम अगर फ्री हो तो। फिर मैं चली गई उधर, मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया। तब मेरा ऐसा उनके साथ कोई सीन नहीं था। उन्होंने पसंद किया, फिर रिश्ता भेजा, फिर बाद में सेटिंग होती गई। लेकिन मेरे घर वाले एग्री नहीं थे कि सिंधी फिर इतने दूर, वो कहते थे ले जाए तो फिर हम मिलने से भी रहेंगे, क्योंकि सिंध बहुत दूर है ना। बहुत होता है कि यार हमारी बेटी चली जाएगी दूर, तो फिर उनको यही था फैमिली में कहीं कर दें इस तरह से ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तक हालात बने, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता उनसे प्यार हो गया। हालात बदले और मुझे आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो गया। वाह। वैसे ये बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीरियड चेंज होता है और प्यार हो जाता है। वैसे ये तो नॉर्मल एक ज़िंदगी का क्राइटेरिया चल रहा होता है, या ये कह सकते हैं कि सर्कल चल रहा होता है, जिस सर्कल के अंदर हम रह रहे होते हैं, और हमें अचानक से एक लाइक कह सकते हैं कि एक मोहब्बत हो जाती है, और ये बड़ा एक खूबसूरत एहसास है। और आई एम रियली हैप्पी कि आपने बड़ी ज़बरदस्ती एक अपनी लाइफ
लाइफ की जो जर्नी है वो शेयर की और बहुत मज़ा आया सुन के। और सबसे ख़ास बात ये है कि इन्होंने जो बताई कि इनकी जर्नी के अंदर ये माशाल्लाह से कामयाब लव मैरिज है। मोस्टली लोगों से सुनने को मिलता है कि यार लव मैरिजेज इतनी कामयाब नहीं होती, अरेंज करनी चाहिए, अरेंज बहुत कामयाब है। मतलब इर्द गिर्द के जहाँ पे भी आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलता है, लेकिन इनकी स्टोरी जान के लग रहा है कि नहीं, अभी भी लव मैरिजेस कामयाब होती हैं और चलती हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारा शो तो चल रहा है, हमारी दादी के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है मेकअप के हवाले से, और कुछ उनकी लाइक पर्सनल लाइफ के हवाले से भी उनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी थे। स्पेशली ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह यह थी कि किस तरह से आप एक लाइक वर्किंग लेडी हो या आप शादी के बाद कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर सकती हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था जो उनके साथ हमने शेयर किया, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार सकें। अब चलते हैं वाजिद की तरफ और देखते हैं कि हमारी ब्राइड रेडी हो गई हैं, और चले मेरे साथ। जी तो व्यूअर्स, हमारी ब्राइड हो चुकी है रेडी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत ही कम टाइम के अंदर वाजिद खान ने इसको रेडी किया है। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है कि कम टाइम के अंदर मेकअप आर्टिस्ट आपको रेडी कर रहा है। तो वैसे मेहंदी का फंक्शन जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा से बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं, और मैं तो जब बचपन में होती थी तो मुझे ना शादी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई बारात, कोई वलीमा, कुछ भी नहीं, बस मेहंदी हर किसी की मेहंदी में मैं घुस जाती थी। और मुझे आज भी याद है वो बहुत एक ट्रेंड चला था येलो और ग्रीन कलर का, तो वो मैं पहन के हर मेहंदी के अंदर मैं जाती थी। मुझे तो घर वाले कहते थे तुमने शादी में जाना, मैंने कहा नहीं, जिसकी मेहंदी हो रही है तो मुझे लेके जाना। तो मुझे आज भी वो याद आ गया कि मेहंदी पे जाना है मैंने, और मुझे अभी भी यही फीलिंग आ रही है इस ब्राइड को देख के कि मैं एक मेहंदी के अंदर आई हुई हूँ और मेरे सेट के ऊपर मेहंदी हो रही है। खैर वाजिद तो और राबी भी हैं हमारे साथ, जिनसे बात करते हैं। अच्छा वाजिद, आपने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ब्राइड रेडी की है, तो थोड़ा सा बताएं अपनी ब्राइड के बारे में। स्टाइलिंग हम ऑलमोस्ट पहले डन कर चुके थे, माथा पट्टी के साथ ग्रीन और पिंक के साथ हमने इनको जो है पिंकिश मेकअप प्रोवाइड किया है विद वेरी सॉफ्ट एंड सैटल बेस, और थोड़ा पिंकिश और ग्लोई इफेक्ट दिया है, इस पर ग्लिटर वगैरह दिया है विंग लाइनर के साथ, और अच्छी सी लैश मिंक लैश के साथ, येलो एंड पिंकिश कंट्रास्ट के साथ। और क्या अभी ये तो दिल नहीं कर रहा कि मेरी भी मेहंदी करा ही दें आज सेट में? अभी फिलहाल नहीं, अभी बस ये ब्राइड रेडी कर लिया, अब दूसरी ब्राइड रेडी करने का दिल नहीं कर रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप सेट पे ऐसा कुछ प्रोग्राम रखती है तो हम ज़रूर आएंगे, आपको भी रेडी करेंगे, चाहे आप मेहंदी की ब्राइड रेडी होना चाहे बारात वलीमा, जो आपका मूड हुआ। और ये एक्चुअल मॉडल नहीं है, ये हमारी एक क्लाइंट है, लेकिन हम इनको स्पेशल इसलिए लेके आए, एक तो माशाल्लाह इनके फीचर्स बहुत प्यारे हैं, और दूसरा तमाम लोगों के जहन और सोच को खोलने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप देखें, अगर आपके फीचर्स प्यारे हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंट होकर चलें। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप थोड़ी सी भी सेहतमंद हो जाएं और आप खुद को ये समझने लगे कि मेरे पे शायद मेकअप सूट नहीं करेगा या कोई लहंगा सूट नहीं करेगा या कोई और ड्रेस। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट खूबसूरत फीचर्स के साथ, एक खूबसूरत मेकअप के साथ आपके सामने एक मॉडल हमने पेश की है, तमाम लोग मोटिवेट करने के लिए। जी व्यूअर्स, ये जो राबी की बात है मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी और बहुत ही पसंद आई है। आप भी हमारी ब्राइड देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, इनकी लुक आप देख सकते हैं, इनका हेयर स्टाइल देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मोस्टली लोगों का ये होता है कि यार लाइक स्किनी स्मार्ट, ये कॉन्सेप्ट से बाहर निकलें, क्या हो गया आपको? कितनी खूबसूरत ब्राइड आप लोगों के सामने खड़ी है और आप खुद देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। वैसे इस चक्कर में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, रिश्तों के में बहुत सारे मामला होते हैं, लड़की पतली हो, मोटी ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ये वही लड़की खड़ी हुई है आपके सामने, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी है। तो इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकले, इन चीज़ों से बाहर निकले। एंड में क्या कहेंगी, हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगी? तमाम लोगों का बहुत थैंक यू शो देखने के लिए, हमें पसंद करने के लिए आपका और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया, स्पेशल हमारी मॉडल का भी बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत एफर्ट होती है ये भी अपनी फैमिली से घर से निकल के इस तरह। वाजिद भाई का भी बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी इन्होंने लुक दी है। थैंक यू सो मच। अच्छा वाजिद, आप क्या कहेंगे हमारी ऑडियंस को और बाकी
मैं भी यही कहना चाहूँगा, सबका स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों की वजह से मैं इस मकाम पर हूँ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका स्पेशली बहुत शुक्रिया जो आपने हमें शो में इनवाइट किया आपने। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप जब बुलाएंगे हम लोग ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आपकी तमाम प्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्पेशली ना अपने सैलून का एड्रेस दे दे ताकि जो भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं तो उनको पता हो कि आपका सैलून कहाँ पे, वो इजीली आपको अप्रोच कर सकें, तो ये भी बता दें। कमर्शियल मार्केट में हमारा सैलून BBC प्लाजा जी, रावलपिंडी में RW सिग्नेचर सैलून के नाम से है, राबी एंड वाजिद सिग्नेचर सैलून। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हो सही हो गया। और माशाल्लाह से हमारी मॉडल कुछ कहना चाहेंगी? हमारी मॉडल शर्मा रही है, वो वैसे कॉन्सेप्ट अभी तक भी नहीं गया ना कि हमारे अंदर के हम शर्माते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे आजकल की तो ब्राइड मेरी जैसी तो अगर हुई तो वो तो बिल्कुल शर्म को कर दिया बाय बाय, वो वाला सीन है। तो मुझे लगता है कि अब वो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि जब ब्राइड जो है वो शाय फील कर रही हो, शर्मा रही हो और कुछ अदाएँ दिखा रही हो। तो खैर व्यूअर्स, आज का हमारा ये जो शो था आपको कैसा लगा, आपने पसंद किया, और ये बताने के लिए आपने कमेंट्स और फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आज इतनी जो हमने मेहनत की, जो आपके लिए लेकर आए एक ऐसी चीज़ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आए और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। और हमारा टैलेंट, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जो हमारे पाकिस्तान की अलग ब्यूटी के अंदर चार चांद लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हेंस करते हैं, एक लाइक हम कम्युनिटी मिल के आपस में काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे टैलेंट को भी प्रमोट किया करें, हमारे इर्द गिर्द लोगों को अप्रिशिएट किया करें ताकि वो अपनी फील्ड के अंदर, अपने इंटरेस्ट के अंदर उसको ज़्यादा डेवलप करें और आगे जा सकें। मुझे और मेरी पूरी टीम और स्पेशली जो मेरा कैमरा मैन इसरार है, हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, स्टे बेस्ट।